हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा में साथ साथ 9 में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12 जो है उसका जो बुक है पैनोरमा, उसका चैप्टर नंबर 1, कहानी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये चैप्टर हमने पूरी तरह से पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा दिया है। अभी इस चैप्टर का हम लाइन बाय लाइन अर्थ नहीं पढ़ेंगे, अभी इस चैप्टर का हम मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे। यानी अगर आप मेन पॉइंट्स यानी ये वाला वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको कहानी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा कहानी का जो मेन निचोड़ है, पूरा कहानी में जो मेन लाइन दिया हुआ है, जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है, वो सारा हमने इसमें लिख दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा और हो सके तो इन सारे मेन पॉइंट्स को आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और याद करते चलिएगा। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि उनको भी मेन पॉइंट्स के बारे में जानकारी हो सके। तो आइए बिना आपका समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मेन पॉइंट्स। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का हिंदी क्या होता है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का हिंदी होता है भारतीय संस्कृति और सभ्यता। यानी कि ये जो चैप्टर है वो महात्मा गांधी ने लिखा है और महात्मा गांधी ने इस चैप्टर में हमें भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में बताया है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है वो कैसी है और क्या कोई देश हमारी संस्कृति और सभ्यता का बराबरी कर सकता है। ठीक है, या कोई देश हमारी संस्कृति और सभ्यता को चुरा सकता है, या कोई ऐसा भी देश है जो हमारे देश से अच्छा उसके पास संस्कृति और सभ्यता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आइए हम इसका देखते हैं मेन पॉइंट्स। अभी तो हमने चैप्टर का नाम जाना और दूसरा जो पहला लिखा हुआ है उसमें लिखा है टाइप। दोस्तों ये एग्ज़ाम में बहुत पूछता है कि जो आपने चैप्टर पढ़ा है बता दीजिए कि वो क्या है। मतलब कहानी है, लेख है, ठीक है, या कविता है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें आपसे पूछती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 नंबर का। तो पहला हमने आपको बता दिया कि ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है, भारतीय संस्कृति और सभ्यता, ये पाठ एक ऐसे है, यानी ये पाठ एक लेख है। ठीक है, ये एक निबंध है। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन में विच टाइप ऑफ द लेसन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी ये पाठ क्या है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसे ऐसे है, ये कहानी नहीं है, ये हमारे संस्कृति के बारे में निबंध लिखा गया है। आइए दूसरा जो टॉपिक है वो क्या लिखा हुआ है, ऑथर का मतलब क्या बोल सकते हैं हम, लेखक, ऑथर बोल सकते हैं, राइटर बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर नरेटर भी हम बोल सकते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि जो ये कहानी है, जो ये लेख है, उसको किसके द्वारा लिखा गया है, तो उसका आंसर हम क्या बताएंगे, उसका आंसर बताएंगे हम महात्मा गांधी। यानी जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में जिन्होंने बताया है, जिन्होंने निबंध लिखा है, वो कौन है, वो है महात्मा गांधी। फिर कोष्ठ में आपको लिखा हुआ है अलाइव का मतलब क्या होता है, जीवित। महात्मा गांधी कितने समय तक जिंदा थे, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, कि हाउ मेनी ईयर्स महात्मा गांधी अलाइव, तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं 29 ईयर्स, यानी कि महात्मा गांधी 79 साल जीवित थे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सारा आप कॉपी पे नोट करते चलिएगा, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। और अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें आपको दिए जाए हैं।
लिखा हुआ है नेक्स्ट में बॉर्न। 3 नंबर जो है उसमें लिखा है बॉर्न। बॉर्न का मतलब होता है जन्म। जो महात्मा गांधी है उनका जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को। अगर मृत्यु की बात पूछे तो हम कह सकते हैं 30 जनवरी 1948 को। और ये जो मृत्यु की अगर हम बात करें तो 79 ईयर्स की उम्र में 79 साल की उम्र में इनकी मृत्यु प्राकृतिक रूप से नहीं हुई थी। इनकी मृत्यु एक फैनेटिक एक आदमी के हाथ हुई थी, जिसको हम बोल सकते हैं, जिसका नाम है नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे के द्वारा इनको गोली मारकर हत्या किया गया था। ठीक है, तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन, व्हेन वाज महात्मा गांधी बॉर्न? तो आंसर कर देंगे हम 2 अक्टूबर 1869। अगर आपसे पूछ दे व्हेन वाज महात्मा गांधी डेड, तो क्या बोल सकते हैं हम? 30 जनवरी 1948। ठीक है, 79 ईयर्स की उम्र में ये मर चुके थे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है 4 नंबर, वेल नोन एज बापू फादर ऑफ नेशन। देखिए, अब इनको हम किस नाम से जानते हैं? ठीक है, मतलब किस चीज़ के नाम से ये काफ़ी फेमस हैं, तो ये भी हम देख लेते हैं। तो पहला लिखा हुआ है बापू, यानी कि इनको बापू कहा जाता है। महात्मा गांधी को हम प्यार से बापू भी कहते हैं। फादर ऑफ नेशन, पूरे राष्ट्र का इनको पिता कहा जाता है। ये इतने सम्माननीय व्यक्ति हैं कि पूरे राष्ट्र के लोग इनको अपना पिता मानते हैं, इनको अपना बापू मानते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है ए स्पिरिचुअल लीडर। ए स्पिरिचुअल लीडर कहने का मतलब ये है, ये एक धार्मिक नेता थे। ठीक है, ये एक बहुत अच्छे नेता थे, सबको सम्मान भाव से देखते थे, सबको सम्मान नज़रों से देखते थे, किसी में भेदभाव नहीं करते थे। जो आगे लिखा हुआ है ए वर्शिपर ऑफ नॉन वियोलेंस एंड फ्रीडम फाइटर। ये जो महात्मा गांधी थे वो वर्शिपर ऑफ नॉन वियोलेंस कहने का मतलब ये है कि ये अहिंसा के पुजारी थे, यानी इनको लड़ाई झगड़ा मारपीट करना ये सारी चीज़ें इनको अच्छी नहीं लगती थी। ये सोचते थे कि जब किसी भी काम को प्यार से सुलझाया जा सकता है तो उसमें झगड़ा लड़ाई करने की क्या ज़रूरत है। तो महात्मा गांधी कभी भी झगड़ा लड़ाई इन सब हिंसा वाली चीज़ों को नहीं मानते थे और हमेशा से एक अहिंसक मतलब फ्रीडम फाइटर बन के रहे थे। ये फ्रीडम फाइटर कहने का मतलब ये है कि ये हमारे देश के आज़ाद कराने में एक बहुत बड़े हाथ इनका भी रहा है और बहुत बड़ा भूमिका इन्होंने निभाया है। आइए, जो नेक्स्ट लिखा हुआ है फेमस कलेक्शंस, 5 नंबर है फेमस कलेक्शन। फेमस कलेक्शन का मतलब होता है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यंग इंडिया एंड विलेज स्वराज। फेमस कलेक्शन मतलब कि इन्होंने कौन कौन सी ऐसी चीज़ें लिखी है, रचनाएं की है जो कि काफ़ी फेमस हुआ है। ठीक है, तो कौन कौन सी ऐसी इनकी रचनाएं हैं जो काफ़ी फेमस हुआ है, तो उनमें से 3 का यहाँ पे नाम दिया गया है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी सच के साथ मेरा प्रयोग, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये इनके द्वारा लिखा गया काफ़ी फेमस कलेक्शंस है, काफ़ी अच्छी रचना है। दूसरा जो है यंग इंडिया, यानी कि युवा भारत, ये भी इनके द्वारा लिखा गया काफ़ी फेमस चीज़ है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है विलेज स्वराज। विलेज स्वराज भी इनके द्वारा लिखी गई एक बहुत अच्छी रचना है जो कि हमारे भारत के लिए काफ़ी अच्छा है, जिसमें हमें ग्रामीण इलाकों के बारे में काफ़ी बेहतर तरीके से जानकारी दी गई है। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है ही वॉज मोर स्पिरिचुअल दैन पॉलिटिशियंस, यानी कि वो हमेशा एक राजनीतिज्ञ के तुलना में धार्मिक व्यक्ति रहे हैं। यानी राजनीति तो ये भी करते थे, लेकिन राजनीति के तुलना में अगर हम बात करें तो इन्होंने धार्मिक तरीके से काफ़ी भूमिका निभाया है। यानी ये सबको समान नज़रिए से देखते थे। और मैंने आपको अभी पहले बताया है कि इन्होंने कभी भी हिंसा वाली चीज़ों के बारे में बात नहीं किया है। ये हमेशा अहिंसा वाली चीज़ों के बारे में बात करते थे और कोशिश करते थे जहाँ से जहाँ हो सके शांति से और
भाईचारा के रूप में इनकी चीज़ें सुलझ जाए। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ही यूज्ड चीफ वेपन एज अ नॉन वियोलेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। इन्होंने हमेशा अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने बहुत सस्ता हथियार का उपयोग किया है, जिसको हम बोल सकते हैं अहिंसा, ठीक है, यानी कि एकदम शांति। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही यूज्ड चीफ वेपन यानी सस्ता हथियार एज अ नॉन वियोलेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, यानी महात्मा गांधी ने ब्रिटिश के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत ही सस्ता हथियारों का इस्तेमाल किया था, जिसका नाम है अहिंसा, ठीक है। अगर कोई आप मान लीजिए आपको कुछ बोल रहा है, कुछ सुना रहा है और आप वहाँ पे शांत रहते हैं, सिर्फ शांत रहते हैं, तो आपके शांत रहने से काफ़ी उस पर प्रभाव पड़ता है कि भाई ये शांत क्यों है, कुछ है इसके अंदर, ठीक है। तो इन्होंने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत ही सस्ता हथियार का इस्तेमाल किया है, जिसको हम बोल सकते हैं अहिंसा, यानी कि एकदम शांति। कभी इन्होंने झगड़ा वाली बातें नहीं की। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ही completely dominated Indian politics from 1915 to 1948, यानी कि इन्होंने अपने लाइफ के 33 साल 1915 से लेकर 1948 तक में जितना भी समय था, 33 बरिस, ठीक है, वो कम नहीं बोला जाता है, तो 33 बरिस इन्होंने भारतीय पॉलिटिक्स में अपना झोंक दिया। यानी कि ये 79 साल जिंदा थे और उतने समय में से 33 साल इन्होंने भारतीय राजनीति में अपने जीवन को झोंक दिया। आपसे पूछेगा कि हाउ मेनी टाइम्स या हाउ मेनी ईयर्स महात्मा गांधी कंप्लीटेड डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, तो आप उसका आंसर लिख सकते हैं 33 ईयर्स, यानी कि 33 साल इन्होंने अपना जीवन का 33 साल भारतीय राजनीति में झोंक दिए थे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डेड एट द हैंड ऑफ फैनेटिक, यानी लिखा हुआ है कि ये मरे थे एक गुंडा के द्वारा, बोल सकते हैं नाथूराम गोडसे, यानी इनकी जो हत्या हुई थी वो प्राकृतिक रूप से नहीं हुई थी, इनको किसी के द्वारा मारा गया था। अब आपसे पूछेगा कि किसके द्वारा मारा गया था, तो हम उसका आंसर बता सकते हैं नाथूराम गोडसे, ठीक है। तो ये आप आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, 10 नंबर, हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अभी हमने पढ़ा है कि फेमस कलेक्शंस में कि बहुत सारे इनके रचनाएं हैं, जिसमें हमने ये भी पढ़ा था कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, विलेज स्वराज एंड यंग इंडिया, ये सारे इनके द्वारा लिखे गए बहुत सारे रचनाएं थी, जिसमें से जो पहला था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये इनके द्वारा लिखी गई ही रचनाएं थी, लेकिन ये ऑटोबायोग्राफी थी। ऑटोबायोग्राफी कहने का मतलब ये है कि ये इनकी आत्मकथा थी, यानी इन्होंने इस रचना में खुद के बारे में लिखा है, यानी खुद के बारे में वो सब कुछ लिखे हैं जो समाज के लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो आपसे पूछेगा कि हु इज़ द ऑटोबायोग्राफी महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी है वो क्या है, तो उसका आंसर क्या दे सकते हैं हम, उसका आंसर दे सकते हैं माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये इनके द्वारा लिखा गया ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट 11 नंबर क्या है, रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट आर कॉल्ड फेरोज। जो प्राचीन इजिप्ट, प्राचीन मिस्र के जो शासक थे उनको हम क्या कहते थे, तो प्राचीन मिस्र के जो शासक थे उनको हम फेरोज के नाम से जानते थे। क्या जानते थे, फेरोज के नाम से। तो आपसे आंसर पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट कॉल्ड द रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, यानी कि एंशिएंट इजिप्ट, प्राचीन मिस्र के जो रूलर्स थे, जो शासक थे, उनको हम क्या कहते थे, तो उनको हम फेरोज कह सकते थे, ठीक है।
जो 12 लिखा हुआ है, गिबन्स बुक द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, यानी जो गिबन्स लोगों थे, उन गिबन्स लोगों की जो किताबें थी वो कौन कौन थी या क्या थी, तो उस किताब का नाम यहाँ पे लिखा गया है, द डिक्लाइंस एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। ये जो लिखा गया है वो गिबन्स के द्वारा लिखी गई किताबें हैं, जो कि आपसे एग्ज़ाम में काफ़ी बेहतरीन तरीके से पूछेगा, ठीक है। 13 जो क्वेश्चन है, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ वर्शिप ऑफ मटेरियल्स, यानी जो आधुनिक संस्कृति और जो सभ्यता चल रहा है वो मटेरियल्स कहने का मतलब ये है वस्तुओं की पूजा। आजकल की जो मॉडर्न जो एज चल रहा है, आजकल की जो टाइम चल रहा है वो वस्तुओं की पूजा है, यानी आजकल के टाइम में इंसानियत का कोई वैल्यू नहीं रह गया है। आजकल के टाइम में सारे लोग वस्तुओं के लिए मर रहे हैं, चकाचौंध पे जा रहे हैं, ठीक है। तो आजकल का समय जो है उसे हम इंसानियत नहीं कह सकते हैं, वर्शिप ऑफ मॉर्टल्स नहीं कह सकते हैं, ठीक है, ह्यूमैनिटी नहीं कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं वर्शिप ऑफ मटेरियल्स, यानी वस्तुओं की पूजा, वस्तुओं की भरमार लगी हुई है आजकल के ज़माने में। जो 14 नंबर है, गुजराती इक्विवेलेंट मीन्स गुड कंडक्ट। गुजराती जो चीज़ें होती है उसका मतलब होता है अच्छी आदतें, यानी जो गुजराती इक्विवेलेंट जो लिखा हुआ है उसका हिंदी क्या होता है, गुड कंडक्ट्स। तो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज़ द गुजराती इक्विवेलेंट मीन्स, यानी गुजराती इक्विवेलेंट का एक मीन्स बताइए, एक अर्थ बताइए। तो उसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, गुड कंडक्ट्स, अच्छी आदतें। जो 15 नंबर है, द एंसेस्टर्स एंजॉयड ट्रू होम रूल। तो आपको एक बात बता दें कि जो हमारे पूर्वज लोग थे वो हमेशा होम रूल कहने का मतलब ये है घरेलू नियम, ठीक है, सच्चे घरेलू नियम। हमारे जो पूर्वज लोग थे वो ट्रू होम रूल का इस्तेमाल करते थे, यानी घर के नियम कानून का पालन करते थे और अच्छी तरह से अपने लाइफ को जीते थे, उनको किसी तरह से कोई तकलीफ़ें नहीं होती थी। वो आजकल के मटेरियलिज्म, आजकल के वस्तुओं की पूजा जो चीज़ें चल रही है उन चीज़ों पर वो ध्यान नहीं देते थे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा है 16 नंबर, द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। देखिए दोस्तों, ये जो लाइन है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, जो हमारा दिमाग है ना वो एक बेचैन पक्षी है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज़ द रेस्टलेस बर्ड, ठीक है, ऐसा क्या है जो बेचैन पक्षी है, किसे बेचैन पक्षी कहा गया है। तो उसका आंसर हम क्या दे सकते हैं, माइंड। जो हमारा दिमाग है वो एक बेचैन पक्षी है। द मोर इट गेट्स, यानी हम जितना इसे देते हैं, द मोर इट वांट्स, उतना ही ये मांगता है, ठीक है। अब आप खुद समझिए, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप बाज़ार में जा रहे हैं तो आप नहीं है पैसे तो आप मुंह दबा के किसी तरह से घर पे आ जाइएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास पैसे नहीं हैं। और अगर आपके पास पैसे हैं और आपको कुछ दिख रहा है तो हो ही नहीं सकता है कि आप ना खरीदें, ठीक है, ना खाएं दुकान पे, क्योंकि जो हमारा दिमाग है ना वो अगर नहीं रहेगा तो उससे संतुष्ट कर लेगा, नहीं रहेगा तो वो मान जाएगा, वो कंप्रोमाइज़ कर लेगा कि मेरे पास है ही नहीं। लेकिन हम उसे जितना देंगे ना, अगर थोड़ा सा हम कुछ खरीद के खा लिए तो मन करेगा और खा लें और खा लें, अगर थोड़ा सा ले लिए तो मन करेगा और ले लें और ले लें। तो वही बातें है कि अगर नहीं देंगे तो एकदम शांत रहेगा, लेकिन जैसे ही हम इसे देना शुरू करते हैं ना, द मोर इट गेट्स, हम इसे जितना ही देंगे ना, द मोर इट वांट्स, ये उतना ही मांगता है हमसे। इसलिए हमें जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपने माइंड्स पर, अपने टंग्स पर, अपने ज्ञान इंद्रिया पर, ठीक है, सेंस ऑर्गन पर ध्यान देना चाहिए।
कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि हम जितना कंट्रोल करेंगे ना उतना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, और हम नहीं कर पाएंगे तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, घाटी हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपनी ही ज्ञान इंद्रिय पर, सेंस ऑर्गन्स पर, आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, ये 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, तो इन पे हमें क्या करना चाहिए, अपना कंट्रोल करना चाहिए। जो 18 नंबर है, जो 17 नंबर है, लिखा हुआ है हैप्पीनेस इज़ अ लार्जली मेंटल कंडीशन। दोस्तों, जो खुशियाँ होती है ना, वो एक मेंटल कंडीशन होता है, यानी कि मानसिक स्थिति को ख़राब कर देता है। हमारे पास जितना ज़्यादा खुशी आएगा ना दोस्तों, तकलीफ़ भी उतना ज़्यादा ही आएगा। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुश होने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आपने एक लाइन सुना होगा कि जो चीज़ें जितनी ज़्यादा हमें खुशी देती है, कहीं ना कहीं अंत में, लास्ट में, वही चीज़ें हमें बहुत तकलीफ़ पहुंचाती है। दोस्तों, आप भी इस बात को अनुमान किए होंगे कि जिस चीज़ से हम बहुत ज़्यादा लगाव कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है जिस चीज़ से हमें, और एक बाएक वो चीज़ अगर हमसे दूर होती है, वो चीज़ हमें नहीं मिल पाता है, जिस चीज़ की हमें आदत लग जाती है, तो दोस्तों बहुत तकलीफ़ होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा खुश होने के चक्कर में, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को पाने के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। जितना है हमारे पास उतना में ही हमें क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, उतना में ही हमें संतुष्ट होना चाहिए। इसलिए बहुत अच्छी लाइन यहाँ पे बोली गई है कि हैप्पीनेस इज़ अ लार्जली मेंटल कंडीशन। जितनी ज़्यादा हम खुशियों को चाहेंगे ना दोस्तों, वो हमारे लिए बहुत बड़ा मानसिक दिक्कत बन सकता है आगे चल के। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, सेक्रीफाइसेस इन द सोल एम ऑफ ऋषिज। यानी सैक्रिफाइस कहने का मतलब ये होता है त्याग। ये जो त्याग वाली चीज़ें होती है ना, ये ऋषियों के आत्माओं में बसती है, ठीक है। यानी जो ऋषि होते हैं वो सैक्रिफाइसेस बहुत अधिक करते हैं, त्याग बहुत अधिक करते हैं, ठीक है। खाना त्याग देंगे, घर त्याग देंगे, पत्नी, बच्चे, ठीक है, अपनी माँ बाप, सब कुछ त्याग देते हैं। क्यों? सिर्फ तप करने की वजह से, कुछ पाने के लिए, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कि जो त्याग होता है वो ऋषियों का आत्मा में बसा हुआ होता है। जो 19 क्वेश्चन है, लिखा हुआ है एंसेस्टर्स वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेज। यानी कि जो हमारे पूर्वज लोग थे वो छोटे छोटे गांव से ही संतुष्ट थे। पूर्वज मतलब कि बहुत पुराने लोग। अब हम लोग क्या है कि हम लोग छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे घरों में अगर हम रहेंगे तो ये हमें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आजकल में ऐसा कोई नहीं है जो छोटे छोटे घरों में और छोटे छोटे झोपड़ियों में रह रहा है। सबके पास एक अच्छी घर, एक अच्छा गांव, एक अच्छी फैमिली है। अगर किसी के पास अच्छी चीज़ें नहीं है तो वो काफ़ी अपने आप को डल महसूस करता है। और इसीलिए जो हमारे पूर्वज लोग थे वो बड़े बड़े चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ते थे। उनके पास जितना चीज़ होता था वो उसी में सेटिस्फाइड रहते थे, और छोटे छोटे गांव में ही, छोटे छोटे घरों में ही, अपने छोटे छोटे खेती से छोटे परिवार जो थे उनमें संतुष्ट रहते थे। उन्हें अब और किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड बिलीव ऑन गॉड। जो भारतीय संस्कृति और जो सभ्यता है ना दोस्तों, वो भगवान में विश्वास करता है, बहुत अधिक विश्वास करता है। आपसे अगर हम एक बात बोलें तो भगवान पे अगर ज़्यादा विश्वास करने की बात की जाए तो भारत में इतने ज़्यादा लोग हैं भगवान को मानने वाले कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अदर कंट्रीज़ में आप चले जाइए, जितना भगवान पर डिपेंड भारत में लोग हैं उतना कहीं और डिपेंडेड नहीं है। यहाँ के लोग भगवान को बहुत मानते हैं। आपने सुना भी होगा कि राम का जन्म भारत में हुआ, कृष्ण का जन्म भारत में हुआ, भगवान बुद्ध का जन्म भारत में हुआ, और सुने हैं जल्दी कि किसी भगवान का जन्म अमेरिका में हुआ या किसी भगवान का जन्म चाइना में हुआ। ऐसे कभी सुने हैं आप? नहीं। भगवान के लोग, जो भारत के जो लोग हैं वो भगवान में बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, भगवान में बहुत ज़्यादा मानते हैं भगवान को।
नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, वेस्टर्न इज गॉडलेस, यानी जो पश्चिमी सभ्यता के जो लोग हैं वो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। उनका कहना ये है कि जो कुछ करना है वो हम खुद कर सकते हैं, कोई और नहीं करेगा। ठीक है, कोई शक्ति नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, जो करना है वो हम खुद करेंगे, वो किसी और को नहीं मानते हैं। तो इसीलिए लिखा गया है कि इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड टू बिलीव ऑन गॉड, यानी कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता भगवान में भरोसा करता है, जबकि वेस्टर्न इज गॉडलेस, यानी कि जो पश्चिमी सभ्यता है वो क्या है, गॉडलेस है, वो भगवान को नहीं मानता है। दोस्तों ये बहुत इसमें बचा हुआ है, 10 अभी लाइन बचे हुए हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए ही फ़ायदेमंद होने वाले हैं। आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है 22 में, वेल्थ एंड लग्जरियस कैन नॉट मेक हैप्पी। अच्छा एक बात बताइए दोस्त, कि अगर धन और ये सुख सुविधा अगर दोस्तों को मतलब लोगों को खुश रखता, तो जो बड़े बड़े फिल्म सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं वो खुश क्यों नहीं होते हैं, वो इतना तकलीफ़ में क्यों, वो इतना टेंशन में क्यों रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बातें लिखी गई है कि जो वेल्थ यानी कि धन और लग्जरियस जो सुख सुविधा वाली चीज़ें होती हैं वो सिर्फ आदमी को खुश नहीं रख सकता है, क्योंकि उसके साथ साथ लोगों को प्यार, मीठी बातें, ये सब भी चाहिए। हम आपको एक एग्ज़ाम्पल देते हैं। मान लीजिए कि आप ही को, ठीक है, आप ही को अगर क्या किया जाए कि एक घर में आपको कैद कर दिया जाए और वहाँ पे आपको सब कुछ दिया जाए। ठीक है, खाना पीना, मोबाइल भी दिया जाए। ऐसा बात नहीं है कि मोबाइल भी दिया जाए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मोबाइल रहेगा तो हम रह जाएंगे कितने दिनों तक। ठीक है, ये भी बोलते हैं। तो मोबाइल भी आपको दिया जाए, उसमें डाटा भी दिया जाए, फ्री डाटा एकदम दिया जाए, सब कुछ आपको उसमें दिया जाए और आपको नहीं निकलना है बाहर की दुनिया आपको नहीं देखना है। तो अब हमको आप एक बात बताइए कि आप उसमें रह सकते हैं क्या? कितना दिन तक आप रह सकते हैं? मोबाइल के अलावा, मोबाइल के साथ साथ आप कितना दिन तक उसमें रह सकते हैं? आप नहीं रह सकते हैं। आप भले बोल दीजिएगा अपने से कि हम रह जाएंगे, लेकिन आप नहीं रह सकते हैं, क्योंकि सब कुछ यही नहीं होता है। जो इंसान होते हैं ना, उसको आज़ादी बहुत प्यारा होता है। उनको ये सब चीज़ें मत दीजिए, लेकिन खुला आसमान में, खुला हवा में उसको छोड़ दीजिए तो वो बंदा खुश रहेगा। लेकिन किसी को कैद करके इन सब चीज़ों को दे दीजिए तो वो इंसान खुश नहीं रह सकता है। इसीलिए लिखा हुआ है वेल्थ एंड लग्जरियस कैन नॉट मेक हैप्पी। नेक्स्ट क्या है, गांधी डिड नॉट हेट ऑफ वेस्टर्न। अब देखिए, जो गांधी जी हैं वो वेस्टर्न की थोड़ी सी शिकायत तो करते हैं, थोड़ी सी निंदा तो कर रहे हैं इसमें कि वो भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो वेस्टर्न से नफ़रत करते हैं। ठीक है, पश्चिमी सभ्यता के लोगों से गांधी जी हमारे नफ़रत नहीं करते हैं, बस हाँ उनकी थोड़ी सी बुराइयां कर रहे हैं, थोड़ी सी टिप्पणी कर रहे हैं, थोड़ी शिकायत कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि मैं वेस्टर्न वाले लोगों से कभी निंदा मतलब कभी नफ़रत नहीं करता हूँ। जो नेक्स्ट है लिखा हुआ है गिबन एसोसिएटेड विथ इटली। जो गिबन है वहाँ के जो लोग हैं वो इटली से संबंधित हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हु वाज एसोसिएटेड विथ इटली, तो आपको वहाँ पे आंसर देना होगा गिबन, यानी जो गिबन है वो लोग इटली से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज़ द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर, यानी कि पश्चिमी सभ्यता के ही बहुत अच्छे दार्शनिक ने कहा है कि जो प्लेन लिविंग यानी कि सादा जीवन एंड हाई थिंकिंग उच्च विचार होना चाहिए। अगर लोगों को इस ज़िंदगी में जीना है, इस संसार में अगर रहना है अच्छी तरह से, तो प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग यानी कि जो हमारा सोच है वो बड़ा होना चाहिए एंड साधारण होना चाहिए, और जो हमारी रहने की जो चीज़ें हैं वो अच्छी होनी चाहिए, साधारण होनी चाहिए। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग इज़ इंडियन सिविलाइजेशन, एंड भारतीय संस्कृति और सभ्यता के लोगों ने कहा है कि सिंपल लिविंग यानी कि साधारण रहन सहन एंड हाई थिंकिंग उच्च विचार होनी चाहिए।
साधारण जीवन और उच्च विचार होने चाहिए, ऐसी सोच भारतीय लोगों की है। नेक्स्ट जो 27 में है, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन 1942, यानी क्विट इंडिया जो गति था वो कब स्टार्ट हुआ था, तो वो स्टार्ट हुआ था 1942 में। नेक्स्ट लिखा हुआ है 28 में, ही वेंट टू चंपारण इन 1917, जो महात्मा गांधी थे वो चंपारण कब गए थे, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो हम लिख सकते हैं 1917 में वो चंपारण गए थे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हेन वाज ही वेंट टू चंपारण, यानी कब ये गए थे, तो हम बता सकते हैं कि 1917 यानी 1917 में। 29 जो क्वेश्चन है, द पीपल्स ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय ग्रीक एंड रोमन राइटर्स, जो यूरोप के लोग थे वो ग्रीक और रोमन के जो लेखक थे उनसे काफ़ी इंस्पायर थे, काफ़ी सीख लेते थे। यानी जो यूरोप के लोग थे वो ग्रीक और रोमन के राइटर जो थे, लेखक जो थे, उनकी बातों से, उनकी लेखन कला से वो काफ़ी अच्छे से समझते थे, उसको काफ़ी अच्छा मानते थे। जो 30 है, इंडियन ग्लोरी इज़ इमूवेबल, यानी भारतीय जो संस्कृति और सभ्यता है वो इमूवेबल, यानी कि वो बदलने वाला नहीं है, वो एक जगह स्थिर है और जहाँ तक उम्मीद है कि वो ऐसा ही रहेगा। जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट में जो दिया है लाइन, इंडियन सिविलाइजेशन प्रोपागेट मॉरलिटी, यानी जो भारतीय सभ्यता है वो हमेशा नैतिकता को दर्शाता है, वो हमेशा अच्छी बातें दर्शाता है, बट वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपागेट इमोरलिटी, जब हम पश्चिमी सभ्यता की बात करते हैं तो ये अनैतिकता को दर्शाता है। ठीक है, तो हमने आपसे बताया कि इंडियन सिविलाइजेशन किसको दर्शाता है, मॉरलिटी, एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन इमोरलिटी। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, ये चैप्टर का हमने पूरा मेन पॉइंट्स को देख लिया। हालांकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, अगर हम चैप्टर पढ़ने लगे लाइन बाय लाइन तो इसमें काफ़ी समय लग सकता है और वीडियो काफ़ी बड़ा हो सकता है, इसलिए मैंने चैप्टर को तो पढ़ा चुका है मैंने, और ये जो है वो चैप्टर का मेन पॉइंट्स है जो कि काफ़ी बड़ा नहीं है। ठीक है, और चैप्टर के हिसाब से तो काफ़ी छोटा ही है क्योंकि चैप्टर कई पेज में दिया हुआ है, और ये हमने जो वीडियो अभी आपको दिखाया, जो हमने बनाया, वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी लाइन्स जो भी हमने बताया वो समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए अगर फ़ायदेमंद रहा होगा, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं ऐसे ही मेन पॉइंट्स के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।